हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पिछली क्लास में अपन ने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक। तो जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने केवल आपको बताया था, और आज अपन उनके एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, समझिए। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान से समझें। मैंने जैसे आपसे कहा था, जो भी सेल्फ लगाकर बनते हैं, जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, या योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये सारे प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? आप कहोगे सर हाँ आई थी। अब मैं आपको लिखाता हूँ उनके एग्जाम्पल। चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल लिखिए। पहले एक बात लिखो, एनी सेंटेंस will not start, any sentence will not start with reflexive pronoun. Okay, any sentence will not start with reflexive pronoun. इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या, एनी सेंटेंस विल नॉट स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ और अमन राजौरिया। माई सेल्फ अमन राजौरिया, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ। तो ये लिखना स्टूडेंट्स कैसा होगा? गलत होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है, ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है, ओके। जैसे मैं अगर इसी सेंटेंस को ये लिखता, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, और यहाँ पे लिख दिया माई सेल्फ, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता? सही हो जाता। ये सेंटेंस कैसा होगा? सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे माई सेल्फ कहाँ पे आया है? बाद में आया है। और हमें क्या करना है? माई सेल्फ किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि जो माई सेल्फ होता है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आप कहोगे जी हाँ सर आ गई। चलिए आगे देखिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डू योर वर्क, डू योर वर्क योर सेल्फ, डू योर वर्क योर सेल्फ, यानी कि आप अपना काम खुद कीजिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अपना काम स्वयं करो, तो क्या हो जाएगा? डू योर वर्क योर सेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। चलिए और मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। आई माई सेल्फ आई माई सेल्फ सॉ द लीडर, आई माई सेल्फ सॉ द लीडर। और इसका मतलब क्या हुआ? आई माई सेल्फ सॉ द लीडर, इसका मतलब हो जाएगा मैंने खुद ने क्या देखा? लीडर को देखा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक आध स्टूडेंट और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। चलिए देखिए यहाँ पे, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डज इट, ही हिमसेल्फ डज इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने खुद ने ऐसा किया। आई बात समझ में? और चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स कैन डू इट, दे देमसेल्फ कैन डू इट विथआउट योर हेल्प, विथआउट योर हेल्प। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे लिखा दे देमसेल्व्स कैन डू इट, वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं, और विथआउट योर हेल्प यानी आपकी
बिना सहायता के। तो आई होप ये आपके जो मैंने पिछली क्लास में सेकंड क्लास में आपको पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ बताए थे, तो आपको ये एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आपका कौन सा प्रोनाउन है। आगे आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अपन को कौन सा प्रोनाउन आगे। रिफ्लेक्सिव के बाद अपना रखा है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है पहले आप समझो, फिर उसके बाद अपन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, देखो आपके घर जैसे रिलेटिव्स आते होंगे, कौन आते होंगे? रिलेटिव्स। तो आप लोगों को याद होगा कि अपने यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आते हैं तो उनसे अपना थोड़ा कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेशन। तो ऐसे ही क्या होगा, कुछ प्रोनाउंस ऐसे होंगे, कैसे होंगे? जो सेंटेंस के बीच में आकर जोड़ेंगे दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, क्या बताएंगे? अपना रिलेशन बताएंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ओके। तो देखिए कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है आप यहाँ पे समझो। देखिए कौन सा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हु ऑब्लिक हुम और हुज। ओके। और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन बिच, और अपन लिख लेते हैं यहाँ पे दैट। ये क्या हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन। हु हुम हुज बिच दैट, ये क्या हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये सेंटेंस में क्या है, बीच में आकर रिलेशन बताते हैं। क्या बताएंगे? रिलेशन। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, जो हु होता है, क्या होता है? हु हु होता है अपना सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस हो जाता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्टिव केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाएगा? हु सब्जेक्टिव केस। और जो हुम लिखा है, क्या लिखा है? हुम। हुम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हुम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस हो जाएगा स्टूडेंट्स? हुम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ओके। चलिए आगे देखें। और जो हुज होता है, क्या होता है? हुज। हुज क्या हो जाएगा? पजेसिव केस हो जाता है। यहाँ पे कौन सा केस हो जाता है स्टूडेंट्स? पजेसिव केस। चलिए ये हो गया पजेसिव केस। तो अपन को याद ये रखना है कि जो अगर हु आता है सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, हुम आता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर हुज आ जाता है तो क्या काम करेगा? पजेसिव केस। ओके। अब देखिए पहले मैं एक बार और यहाँ पे लिखता हूँ, जो हु होता है, क्या होता है? हु और हुम, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हुज। ये तीनों आ गए। ओके। अब जब ये तीनों आ गए हैं, ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों यूज होंगे पर्सन्स के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर यूज्ड, दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। ठीक है। ये जो हु है, हुम है, या हुज है, ये दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये काय के लिए यूज किए जाते हैं? पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। बस काम इनका अलग हो जाता है। हु सब्जेक्ट का काम कर देता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम कर देता है, और हुज काय का काम कर देता है? पजेसिव प्रोनाउन का। ओके। उसके बाद चलो, जैसे फिर यहाँ पे लिखा है बिच। जो बिच लिखा है, बिच का यूज करते हैं अपन किसके लिए? आप एक बार समझें। बिच का यूज करते हैं ओनली ऑन थिंग्स के लिए। काय के लिए करते हैं? थिंग्स के लिए। ठीक है। थिंग्स के लिए, या फिर क्या हो जाता है? एनिमल्स के लिए। ठीक है। काय का यूज कर देंगे अपन? बिच का। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब रह गया आपका काय का? दैट का। ओके। तो इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि हु हुम हुज, ये तीनों यूज की जाते हैं किसके लिए? पर्सन के लिए। और बिच जो होता है थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए आगे दैट की बारी है। तो थोड़ा दैट के बारे में समझिए। दैट के बारे में, दैट किसके लिए यूज किया जाता है? ये लिखा है दैट। तो यहाँ पे देखो, दैट सब के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, पर्सन्स के लिए भी यूज किया जाता है दैट। ओके। और पर्सन्स के अलावा यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है दैट।
ठीक है। और इसके अलावा थिंग्स के लिए यूज किया जाता है क्या, दैट। आई बात समझ में। तो ये आपको क्या करना है, याद। अब देखो, अब तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हु का यूज काय के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए। और बिच का यूज काय के लिए करते हैं, अपन करते हैं विच का यूज एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए। और दैट का यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि काय के लिए कर देते हैं। तुम कहोगे सर सब के लिए करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा डाउट है। तो देखो, डाउट नहीं मैं रहने दूंगा। देखो, एक आपको याद ट्रिक रखनी है कि जिसके साथ केवल काय का यूज करेंगे, दैट का यूज। आपको ऐसे ये ट्रिक याद रखनी है, सोना। क्या याद रखनी है, सोना ट्रिक से आपको याद रखना है। तो देखो, इसका मतलब क्या होगा, एस का मतलब अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आपको देखो समझना ये है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो अपन काय का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ओके। ओ से क्या होता है स्टूडेंट्स, ओनली आता है। क्या आता है, ओनली आता है। अगर ओनली आता है तो ओनली के साथ अपन काय का यूज कर देंगे स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर दैट का यूज कर देंगे। काय का यूज कर देंगे, दैट का। अब ये रह गया है एन। एन का मतलब होता है नथिंग। क्या होता है, नथिंग। और उसके बाद क्या हो जाता है, नन। तो इनके लिए अपन काय का यूज कर देंगे स्टूडेंट्स, दैट का यूज कर देंगे। अगर ये सेंटेंस में मतलब ये शब्द आते हैं तो ये अपन काय का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और नहीं आते हैं तो फिर अपन किसी और से यूज करेंगे, जैसे अपने पास ऑप्शन में रहते हैं हु है, बिच है। ओके। उसके बाद ए से क्या आता है, ए से आ जाएगा अपना ऑल आ जाता है। क्या आ जाएगा, ऑल। अगर ये यूज किए जाते हैं तो अपन समझ जाएंगे कि इनके साथ क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी इसका मतलब होगा कि हर चमकती हुई चीज कैसी नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो देखिए पहले यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ऑल, लिखा है क्या, लिखा है ऑल। और अब यहाँ पे लगा क्या है, दैट। अगर मान लो यहाँ पे ऑल नहीं होता तो अपन किसी और को लगा देते, जैसे विच को लगा देते, या फिर उसके अलावा विच के अलावा लगा देते अपन हु को लगा देते, या हुम को, सिचुएशन, सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे। और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला, द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट इज सिचुएटेड, दैट इज सिचुएटेड इन आगरा। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर हम नहीं जानते सुपरलेटिव डिग्री कैसे कहते हैं, हमको तो बताओ। तो देखो, सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, क्या है, अगर ईएसटी लग कर आ जाए स्टूडेंट्स, क्या लग कर आ जाए, ईएसटी लग कर आ जाए, या फिर क्या लग कर आ जाए, मोस्ट लग कर आ जाए, तो बताइए अपन क्या कर देंगे, वो क्या समझ लेंगे कि वो अपनी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये लगा है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मोस्ट लग कर आया है, तो ये डिग्री कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये दैट लगा है ना। ओके। तो इससे हमें पता पड़ता है कि अगर अपना सुपरलेटिव डिग्री आती है, ओनली आता है, या नथिंग आता है, नन आता है, ऑल आता है, तो अपन क्या कर देंगे, अपन क्या लगा देंगे, आसानी से अपन क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, अपन दैट लगा देंगे। ओके। आई बात समझ में, आप कहोगे सर क्लियर हो गई। इसके थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं, फिर मैं उसके बाद हु और बिच वगैरह के एग्जांपल आपको कराता हूँ। तो चलिए देखिए, अपन देख लिखते हैं पहले इन्हें, एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, और जिससे फिर अपन क्या आसानी से आगे चल सकें। चलो इनके और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वो एक ओनली वाला लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज द ओनली बॉय
that won the first prize, that won the first prize। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस में क्या आया, ये आया है यहाँ पे, क्या आया है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनली आया है। क्या है स्टूडेंट्स? ओनली। तो जब ये ओनली आया है तो ओनली की वजह से देखो मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, दैट लगाया है। क्या लगाया है? दैट। तो इससे हमें पता पड़ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको देखो पिछले ये सोना वाली ट्रिक बताई थी। क्या बताया था? सोना वाली ट्रिक। अगर सोना आता है, एस से सुपरलेटिव डिग्री, ओ से ओनली आता है, एन से नन या नथिंग आता है, और ए से ऑल आता है, तो अपन क्या लगा देंगे? अपन लगा देंगे दैट। तो देखिए जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, दैट ही लगा है। देखो यहाँ पे लगा है ओनली के साथ, क्या नहीं? आप कहोगे यहाँ सर लगा है। तो चलो और देखो आगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग दैट यू हैव डन, दैट यू हैव डन फॉर हिम। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग दैट यू हैव डन फॉर नथिंग, मतलब फॉर हिम। इसका मतलब होगा कि आपने जो किया उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आया है? नथिंग आया है। क्या आया है स्टूडेंट्स? आप कहोगे सर नथिंग आया है। और जब नथिंग आया है तो देखो ये नथिंग रहा, और इससे नथिंग के साथ अपन ने क्या लगा दिया है? दैट। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे आंसर क्लियर है। तो अभी अपन कुछ देख लेते हैं, हुम के एग्जाम्पल या कुछ बिच के एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक दैट का क्लियर हुआ होगा आई होप। उसके बाद अपन लिखते हैं कुछ हुम के एग्जाम्पल, या हु के या हुज के, सारे मैं मिक्सर लिखाऊंगा। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यानी ये वही लड़का है जिसने मेरी क्या की? सहायता की। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉय, बॉय है ना? आप कहोगे सर हाँ है। और बॉय लड़का है ना, यानी पर्सन है, और पर्सन के लिए अपन ने फिर काय का यूज़ कर दिया? आप कहोगे सर हु का। ओके, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, चलिए आगे और एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो, जैसे मैंने लिखा, द पर्सन हु हेल्प्ड मी वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, वॉज माई ओल्ड फ्रेंड। और पहले इस एग्जाम्पल को आप समझिए। इसमें लिखा है, द पर्सन हु हेल्प्ड मी, एक व्यक्ति जिसने मेरी क्या की? सहायता की। हु हेल्प्ड मी, और वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, जो कि मेरा कौन था? पुराना मित्र था। कैसा मित्र था? पुराना। तो देखिए जब पुराना मित्र था, यहाँ पे साफ साफ लिख के दे रहा है, क्या लिख के दे रहा है कि ये क्या है? पर्सन है ना, पर्सन। और पर्सन के लिए अपन यूज क्या कर देते हैं? हु का। ओके, आई बात समझ में? चलिए आगे और देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आगे आपके लिए लिखता हूँ एग्जाम्पल, द बॉय whom I gave 100 rupees, the boy whom I gave 100 rupees was my student। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये लिखा है, द बॉय whom I gave 100 rupees was my student, यानी कि अब देखो वो लड़का जिसे मैंने क्या दिए? 100 रुपए दिए, और वो कौन था? मेरा स्टूडेंट था। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बॉय लिखा है। क्या लिखा है? बॉय। और यहाँ पे क्या लिखा है? हुम। तो यानी कि पर्सन हो, तो अपन काय का यूज कर देंगे? आप कहोगे सर हु का या हुम का यूज कर देंगे। अब हु का यूज कब करते हैं, हुम का यूज कब करते हैं, वो भी एक आपको लोग समझ लेना। देखो यहाँ पे जैसे देखो वर्ब है,
है ना वर्ब। आप कहोगे सर हाँ वर्ब है। और वर्ब से पहले चाहिए क्या होता है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सब्जेक्ट चाहिए होता है तो सब्जेक्टिव केस कौन सा है बेटा, सब्जेक्टिव केस ये हु होता है। मैंने अभी आपको बताया था हु क्या होता है, सब्जेक्टिव। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और जब सब्जेक्ट आता है तो अपना क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा आंसर। और देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है। और जब वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। और जब सब्जेक्ट आना चाहिए तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ओके, आप कहोगे सर हो गया। और देखो ये क्या है, गिव है, गिव हाँ वर्ब है। अब जब वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए, आप कहोगे सर सब्जेक्ट चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट ये अपना हो गया, हो गया ना सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे कोई वर्ब है, आप कहोगे सर नहीं है वर्ब। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अब इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, हाँ मिल गया। तो अब चाहिए क्या, आप कहोगे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हुम अपना ऑब्जेक्टिव केस। अभी आपको बताया था या नहीं बताया था, आप कहोगे जी हाँ सर बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर होगा। आप कहोगे सर हमें क्लियर है। ओके आगे देखो, अपन आगे एक दो एग्जांपल और लिखते हैं। द बुक, द बुक विच आई गेव यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे ये लिखा है यहाँ पे दिस बुक नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, द बुक लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, द बुक। तो जैसे ये लिखा है द बुक विच आई गेव यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि वो किताब जो मैंने आपको दी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, यानी कि रुचि करती। तो देखो बुक आया है, क्या आया है स्टूडेंट्स, बुक आया है। तो जब यहाँ पे बुक आया है और बुक के लिए मैंने थिंग बताई थी, तो बुक कोई थिंग ही तो है। और थिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ क्या कर दिया, आप कहोगे सर बिच। तो आप लोग आई होप कि आप लोगों के इतना सब समझ में आ गया होगा कि बिच का यूज कहाँ करते हैं और हु का यूज कहाँ करते हैं और दैट का यूज कहाँ करते हैं। मैंने पीछे भी कुछ एग्जांपल्स लिखाए थे, ये भी सारे एग्जांपल्स आपके पास लिखे हैं और आप इनको अच्छे से देख सकते हो या अपने इन्हें याद कर सकते हो, जिससे जिनकी सहायता से आपके आगे खुद के सेंटेंस आप बना सको। बना लोगे ना, तो आप कहोगे सर हाँ बना लेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे फिर अपन बढ़ देंगे आगे। जैसे मैंने ये पर यहाँ पे लिखा आई डोंट नो, आई डोंट नो, यहाँ पे लिखिए आई डोंट नो। आई डोंट नो, ठीक है। बिच ऑफ द सर्वेंट्स, आई डोंट नो बिच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द टेबल। चलिए देखिए यहाँ समझिए, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द टेबल। अब देखो आपका कहना होगा कि सर यहाँ पे आपने क्या लगाया है, बिच लगाया है। क्या लगाया है स्टूडेंट्स, बिच लगाया है। तो देखिए जब बिच लगाया है और आप कहोगे कि सर सर्वेंट्स तो क्या होता है, पर्सन्स होते हैं, तो सर आप बिच कैसे लगा सकते हो यहाँ, बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बिच ही आएगा। अब देखिए कैसे आएगा बिच, तो वो आप समझो। अगर किसी भी चीज़ों में से या पर्सन्स में से अपन को चुनाव करना हो, यानी चॉइस करनी हो, क्या करनी हो, चॉइस करनी हो, तो हमें क्या करना होता है, चाहे तो पर्सन हो या थिंग हो या फिर क्या हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। और अगर अपन को चॉइस करनी हो तो हु का यूज ना कर करके क्या का यूज करते हैं, हर चीज के लिए बिच का यूज करते हैं। तो देखिए बिच ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी बिच ऑफ द सर्वेंट्स, यानी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, टेबल तोड़ दी, उनमें से चुनाव करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, बिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिच हो जाएगा। और देखिए एक और एग्जांपल, जैसे आई डोंट नो, आई डोंट
यहाँ पे लिखिए आई डोंट नो। ओके, आई डोंट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स, आई डोंट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स won द फर्स्ट प्राइज, won द फर्स्ट प्राइज। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डोंट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स won द फर्स्ट प्राइज, मैं नहीं जानता कि किस स्टूडेंट ने क्या की है पहली प्राइज जीती है। अब देखो स्टूडेंट्स तो आप कहोगे सर जायज़ सी बात है कि पर्सन होंगे, हाँ पर्सन्स होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि कौन से स्टूडेंट ने क्या किया है फर्स्ट प्राइज जीती है। तो आप देखो मुझे पता लगाना है, और जब पता लगाना है यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से क्या करना है, किसी एक का चॉइस करनी है। तो चॉइस करनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया था स्टूडेंट्स विच लगाया है। क्या लगा दिया है स्टूडेंट्स विच लगाया है। आई बात आपकी समझ में, आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल हमारी समझ में आ गई, आ गई। तो देखिए आप मैंने आपको सुंदर से बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिखवाए हैं, इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन को आसानी से सीख सकते हो। आगे मैंने आपको लिखवाया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखवाया था स्टूडेंट्स, कौन सा लिखवाया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है उनके बारे में समझते हैं, और इनको आप अच्छे से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और आपने यहाँ पर सीख लिया है इस वीडियो के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखिए आगे, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टूडेंट्स, कौन सा बताऊंगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सुनिए पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे अपन आगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, चलो देखो ये लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो आप समझिए और देखिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल अपने दो होते हैं, कितने होते हैं स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर हमें नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आपको पता पड़ जाएगा। क्या कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि बस दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे आप एक बात समझ लेना। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट तो लिखा है ईच अदर, क्या लिखा है ईच अदर, ओके। उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ, एक होता है वन अनदर, क्या होता है स्टूडेंट्स वन अनदर, ओके। आप कह दोगे सर आपने कह दिया और हमने मान लिया ये होते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है और वो आपको समझना है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो ईच अदर का स्टूडेंट्स अपन यूज करते हैं, कब करते हैं ईच अदर का यूज, केवल और केवल दो के लिए स्टूडेंट्स यूज करते हैं, किसके लिए दो के लिए। ईच अदर का यूज किसके लिए करेंगे दो के लिए, आप कहोगे सर हाँ ओनली ऑन काय के लिए यूज करेंगे ईच अदर का दो के लिए। आगे फिर जैसे अपन चलते हैं, आगे मैं लिखता हूँ वन अनदर, क्या लिख लेंगे वन अनदर। और देखो आप कहोगे सर हमें नहीं पता आप वन अनदर का यूज किसके लिए करते हैं, तो अपन वन अनदर का यूज कर लेंगे दो से अधिक के लिए, किसके लिए दो से अधिक के लिए। यानी क्या हुआ ईच अदर का यूज करेंगे दो के लिए, और ईच मतलब वन अनदर का यूज कर लेंगे दो से अधिक के लिए। ये ऊपर का लाइन लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दो से अधिक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर टॉकिंग, आर टॉकिंग टू ईच अदर, आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द फोन, ऑन द फोन। अब चलिए पहले आप लोग पहले यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द फोन। एक राम है, दूसरा कौन सा है श्याम। व्यक्ति कितने हुए, आप कहोगे सर दो हुए, और दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ईच अदर का यूज़ कितने के लिए करते हैं दो के लिए। इस वजह से देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ईच अदर लिखा है, तो ये लिख लो ईच अदर लिखा है। यानी हमें सिंपल सी लैंग्वेज में इंग्लिश सीखनी है कि क्या होता है दो के लिए काय का यूज़ कर देते हैं अपन ईच अदर का, ओके। आप कहोगे हाँ सर। और मैं एक आध एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, चलो। इसमें जैसे आगे लिखते हैं अपन
अमन एंड अमित, अमन एंड अमित बर बर फाइटिंग विथ ईच अदर। अब देखिए ये जो लिखा है अमन और कौन है यहाँ पे, अमित, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो देखो पहला कौन हो जाएगा, अमन एक, और दूसरा कौन हो जाएगा, अमित। और जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दो के लिए यूज किसका करते हैं, ईच अदर का। तो देखो ये हो जाएगा क्या, ईच अदर। ओके, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो इन्हें एक बार देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, फिर अपन उसके बाद क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। आगे कौन सा होगा, इन्हीं के थोड़े कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन नंबर वाले, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे आने वाला। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ वन अनदर्स का एग्जाम्पल। चलिए देखिए यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑब्लिक वन अनदर। ठीक है, ऑब्लिक वन अनदर। चलो देखो यहाँ पे समझो, इसमें ये लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, आर टॉकिंग का मतलब बात कर रहे थे, टू ईच अदर या वन अदर। अब देखो क्लास में दो स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं, और सेंटेंस में कहीं इंडिकेशन भी नहीं दिया कि सर इसमें दो स्टूडेंट्स हैं, आप कहोगे नहीं दिया। अब जब नहीं दिया तो देखो अपन क्या मानेंगे, क्लास में दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। अब होते हैं तो फिर क्या लगा देंगे अपन, आप कहोगे सर वन अदर लगाएंगे। आपका आंसर कैसा होगा, वन अदर, राइट इसका आंसर हो जाएगा ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ईच अदर और वन अदर का जो फंडा था वो समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको नया आपका आगे आने वाला प्रोनाउन कराता हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स कौन सा स्टूडेंट करेंगे प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको पहले समझना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए और समझिए क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको ये समझना है। ठीक है, तो डेमो का देखो मतलब होता है संकेत करना। डेमो का मतलब क्या हो जाता है, आप कहोगे सर डेमो का मतलब हो जाता है संकेत करना। संकेत का मतलब आप अपनी भाषा में बोलें तो इशारा करना, क्या करना, इशारा करना। तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको अपनी सिंपल भाषा में समझना है। केवल चार होते हैं, दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दूसरा दैट हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा आपका दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीज। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोज। यानी कि आपसे पूछे कोई कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। क्या होता है, दिस होता है, दैट हो जाता है, और दीज होता है, दोज होता है। ओके, ठीक। तो देखो ये बात आप सुनो, जो दिस और दैट होता है, क्या होता है, दिस और दैट होता है, वो होते हैं प्रेजेंट में यूज, काय में यूज होते हैं, इनका इनका यूज होता है प्रेजेंट टेंस के साथ। काय के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ, काय के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ। ठीक है, और उसके साथ एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा सा पहले दोबारा समझना है इन्हें। मैंने यहाँ पे लिखा दिस दैट क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहले एक बात सुन लो फिर अपन लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, दिस लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, दिस। तो जब दिस लिखा है, दिस का यूज कब करते हैं, जब कोई सिंगुलर चीज हो, कैसी हो, सिंगुलर चीज हो, कैसी चीज हो, सिंगुलर। तो आप लोग क्या कहोगे, यानी दिस का यूज कर देंगे, कोई चीज सिंगुलर हो और अपने पास हो, सिंगुलर और अपने क्या हो, पास, तो अपन काय का यूज कर देंगे, दिस का। और जब कोई
कि सिंगुलर हो और अपन से दूर हो, सिंगुलर हो और कैसी हो अपन से दूर, तो अपन क्या यूज कर देंगे, आप कहोगे दैट का यूज कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप समझोगे दैट का यूज कब करते हैं, मेरे पास ये है और ये मेरे पास ही है, तो अपन दिस का यूज कर देंगे। और अगर मान लो ये मेरे से दूर होता, जैसे मान लो मेरे सामने कोई कुछ कार वगैरह खड़ी है, तो मैं बोलूँगा दैट इज माई कार, क्या बोलूँगा, दैट इज माई कार या दैट वॉज माई कार, क्या बोलेंगे, तो वो मैं अभी सारे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। लेकिन आपको याद ये रखना है कि टीचर जनरली आपको बताते होंगे दिस का यूज करते हैं जब चीज़ पास हो और सिंगुलर हो, दैट का यूज करते हैं जब चीज़ कैसी हो, दूर हो, ठीक है, और दीज का यूज करते हैं अपन जब चीज़ें कैसी हो, अपने पास हों और प्लूरल में हों, ठीक है, और दोज का यूज अपन करेंगे, कब करेंगे आपको नहीं पता, तो देखो दूज का यूज करेंगे जब चीजें हों प्लूरल और अपन से दूर हों। ये जनरली टीचरों का कहना रहता है। अब आप मेरी बात सुनिए कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि चीजें पास हैं या दूर हैं, सेंटेंस में तो वो लिख के देगा नहीं कि चीजें क्या हैं, पास हैं या फिर दूर हैं, नहीं पता पड़ेगा ना, तो आप कहोगे सर नहीं पता पड़ेगा, तो फिर क्या होगा बेटा, कैसे पता पड़ेगा, तो दिक्कत वाली बात हो गई ना, आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, दैट क्या हो जाएगा, दैट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोज, क्या हो जाएगा, दोज, इन दोनों का अपन यूज करेंगे, इन दोनों का अपन यूज करेंगे काय किस में, पास्ट टेंस में, काय में, पास्ट टेंस, तो टेंस के हिसाब से अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस करेंगे। ओके, दैट का और दोज का यूज कर देंगे पास्ट में। अब रह क्या गया, तो आप कहोगे सर हमारे पास अब रह गया है दिस और दो दीज, तो देखो दिस रह गया है, दिस, और यहाँ पे नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, दीज लिख देता हूँ। ओके, तो जब ये मैंने ये लिख दिया तो देखो फिर क्या हो जाएगा, अब दिस दीज लिखा है, इनका यूज काय के लिए कर देंगे, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है डिफरेंस दोनों में, कि जैसे कि आप लोगों को टीचर बताते होंगे कि दूर हो या पास हो उनकी बातें छोड़ो, ठीक है। तो देखो अपन को सेंटेंस में जैसा कि मैंने कहा था लिख के नहीं देगा, तो अपन को टेक्निकली टर्म्स चलना ही ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग, दैट और दोज का यूज करेंगे काय के लिए, पास्ट टेंस के लिए, और दिस और दीज का यूज करेंगे काय के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। अपना क्या है, डिफरेंस है। ओके, आगे चलो देखो इनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सुनिए इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज माई कार, मैंने आपसे कहा है दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। ओके, तो इसका मतलब कार मेरे पास है ना, आप कहोगे सर पास है, देखो जैसे मैंने ये लिखा है ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, तो आप कहोगे सर ये आपके पास था, तो पास था देखो मतलब पास दूर छोड़ेंगे अपन, क्या है दिस इज माई मोबाइल, ये अभी मेरा मोबाइल है, प्रेजेंट टेंस है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन। ओके स्टूडेंट्स, और पास दूर वाली फंडा आपको याद रखना नहीं रखना है। ओके, चलिए देखिए आगे। अब मुझे अगर बात दूसरी करनी हो, तो जैसे मैं ये लिख देता था दैट वॉज माई फ्रेंड, दैट वॉज माई फ्रेंड, यानी कि वो मेरा मित्र था, लेकिन अब नहीं है ना, तो बात कैसी है, आप कहोगे सर पास्ट की है, और पास्ट की बात दूर तो हो ही जाती है, आप कहोगे ना हाँ सर हो जाती है। तो चलिए इसी तरीके से अपन छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स जो अपन पे होती चली आती हैं, वो जो टीचर भी क्या है करा देते हैं गलती, उनको नहीं पता होता कि कब यूज करते हैं, जैसा प्रथा चली आती है वो करवा देते हैं। तो चलिए आगे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे अपन कुछ प्लूरल वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दोज बर माई मिस्टेक्स, तो दोज बर माई मिस्टेक्स, ठीक है, तो वो किसकी गलतियाँ थी, मेरी गलतियाँ थी, तो दोज बर माई मिस्टेक्स मेरी गलतियाँ थी, ये पास्ट की बात है ना, अब तो नहीं है मेरी गलतियाँ, तो पास्ट की बात है तो ये दूर में हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है अपन, यानी कि आपको क्या करना है, दैट और
दोज के साथ आपको पास्ट टेंस यूज करना है और दिस और दीज के साथ क्या यूज करना है, प्रेजेंट टेंस। ओके, चलो देखो, जैसे मैं और यहाँ पे दीज वाले एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं, सामने अपने यहाँ बैठे हैं, ये जो अपने सारे क्या हैं, फ्रेंड हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको यहाँ पे जैसे लैंग्वेज लिखवाता हूँ, दैट वॉज हर फॉल्ट, दैट वॉज हर फॉल्ट, यानी कि ये उसकी गलती थी, गलती थी यानी पास्ट में थी, पास्ट में थी तो इस वजह से मैंने क्या लगा दिया, वॉज, और क्या लगा यहाँ पे, दैट। अगर अभी गलती है तो क्या लगाएंगे, दिस। जैसे यहाँ पे अपन और लिख देते हैं, जैसे दिस इज माई फॉल्ट, दिस इज माई फॉल्ट, और मैंने ये कहा कि ये किसकी गलती है, मेरी गलती है, और अभी प्रेजेंट में गलती है तो मैंने क्या कह दिया, दिस इज माई फॉल्ट। तो यानी कि पास्ट टेंस के लिए यूज कर देंगे दैट और दोज का, और प्रेजेंट टेंस के लिए यूज कर देंगे क्या का, दिस का और दीज का। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ओके, ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं कुछ काय के, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। आई बात समझ में, ओके। चलिए, इनमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। जैसे मैंने ये लिखा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। तो देखिए, अब जो यहाँ पे ये जो दिस लिखा है, क्या लिखा है, दिस, अब ये स्टूडेंट्स प्रोनाउन नहीं रहा अपना, क्या नहीं रहा, प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना, ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या दी है, कोई एक नाउन दी है, क्या दी है स्टूडेंट्स, नाउन दी है। अब नाउन दी है तो देखो, नाउन का नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है ना, आप कहोगे सर आता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे और लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, दीज बुक्स, दीज बुक्स आर देयर्स, दीज बुक्स आर देयर्स। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, दीज, दीज क्या है आपका, प्रोनाउन नहीं रहा, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आई है, बुक्स आई हैं, और बुक्स क्या होती हैं, नाउन, ये नाउन हो जाएंगी, और ये इससे पहले आया है दीज, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव, कोई पूछे तो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कहने का मतलब दिस, दैट, दीज और दोज के बाद, दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाती है तो वो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, और इनके बाद नाउन नहीं आती है तो ये हो जाएंगे क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी के साथ मैंने आपको क्या भी समझा दिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आ गई बात समझ में, आप कहोगे सर आ गई समझ में, ओके। इसके बाद अपन लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दिए हैं आपके कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, बात अपन करते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखिए, समझिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, तो सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हैं, क्या लिखे हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए लिखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आप जरा समझें, ठीक है। तो सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ईच है, क्या है स्टूडेंट्स, ईच है, और इसको पढ़ते हैं अपन, ये क्या लिखा है, और पहले मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ, और फिर ये क्या लिखा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बताओ। ये क्या लिखा है, नाइदर, आप क्या बोलोगे, नाइदर, और उसको क्या बोलोगे, आइदर बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो, इसको नाइदर नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, नीदर, इसको क्या बोलेंगे, ईदर। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे हाँ सर ओके। चलो देखो, तो अपने ये कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच होता है, नीदर होता है, ईदर होता है, ये अपने कौन से हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपन जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम, हैज पास्ड द एग्जाम। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या कर लिया है, एग्जाम पास कर लिया है। तो देखो यहाँ पे ईच लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ईच। इसके बाद कोई नाउन आई है, नहीं आई है, डायरेक्ट ऑफ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रोनाउन, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डीपी। डीपी का मतलब ये ऊपर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, आगे सुनिए, और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल अपन यहाँ पे लिखते हैं, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज डन हिज वर्क, हैज डन हिज वर्क। चलिए इसमें देखिए यार, आगे समझिए। इसमें लिखा है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज डन हिज वर्क, प्रत्येक मतलब कैंडिडेट ने क्या कर लिया है, अपना काम कर लिया है। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या आया है स्टूडेंट्स, ईच आया है, और ईच के बाद कोई नाउन दी है, आप कहोगे नहीं दी, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डीपी हो जाएगी। डीपी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, आप कहोगे सर क्लियर हो गई। एक नीदर का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद ईदर वाला देखेंगे। सुनो यहाँ, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिखा है नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, इसमें देखो ये लिखा है नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, यानी दो कैंडिडेट्स थे और दोनों में से किसी ने भी क्या नहीं किया है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। जैसे जो नीदर होता है, क्या होता है, नीदर होता है, तो नीदर का अपन स्टूडेंट्स यूज करते हैं दो के लिए, कितने के लिए, दो, और दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। जैसे दो स्टूडेंट्स आए यहाँ पे मेरे पास इंटरव्यू देने, और दो में से दोनों ही फेल हो गए, कोई भी पास नहीं हुआ, तो दोनों में से जीरो के लिए अपन काय का यूज करते हैं, नीदर का। और दोनों में से किसी एक कोई पास हो जाता तो अपन काय का यूज कर देते, ईदर का यूज कर देते। ओके स्टूडेंट्स, यानी दो में से किसी के लिए भी नहीं काय का यूज करते हैं, नीदर का, और दो में से एक के लिए काय का यूज करते हैं, ईदर का। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड है पहले से, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज पास्ड हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, यानी कहने का मतलब दो कोई कैंडिडेट थे, उनमें से कोई भी एक भी पास नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्या, नीदर, और इसके बाद कोई नाउन आई है, आप कहोगे नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना डीपी हो जाएगा। डीपी का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए आप एक और एग्जांपल अपन लिखते हैं, ईच, ये कौन सा, ईदर वाला रह गया है ना, ईदर वाला देखो, ईदर ऑफ द रोड्स, ईदर ऑफ द रोड्स, और यहाँ पे लिखो लीड्स टू जयपुर, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू जयपुर। अब देखिए यहाँ पे ये जो ईदर लिखा है स्टूडेंट्स, ईदर के बाद आप कहोगे कोई नाउन है, नहीं है। अब जब नहीं है तो ये ईदर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप आप सबको यहाँ तक बातें कैसी आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे आने वाले सेशन में, जो कि अपना ये थर्ड सेशन था ग्रामर का, आगे आने वाले सेशन में अपन प्रोनाउन को आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे और इंग्लिश को क्या कर देंगे, हम आपके लिए बिल्कुल उंगलियों का खेल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।